अब हम यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है C1 एक सर्कल है थर्ड क्वाड्रेंट में जिसका रेडियस 3 है जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है। तो हमें जो सर्कल है कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है दोनों को, तो डायग्राम बनाना चाहिए कोऑर्डिनेट एक्सिस का। और C2 जो सर्कल है इसका सेंटर हमें दिया हुआ है वो C1 को एक्सटर्नली टच करता है, तो दो सर्कल का एक्सटर्नल टचिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज आएगा। दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। और एक्सटर्नल टच पे प्रीवियस ईयर में भी पहले भी कम से कम 6-7 क्वेश्चन आ चुके हैं जेईई मेन में, तो काफी कॉमन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो डायग्राम बना लेता हूं मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस में थर्ड क्वाड्रेंट में एक सर्कल बना लेता हूं ब्लू जिसका रेडियस है 3। तो इसका सेंटर में अगर मैं लिख लेता हूं C1, बेसिकली सर्कल C1 है, मैंने सेंटर का भी नाम इसको C1 ही दे दिए क्योंकि हम जो कंडीशन लिखते हैं वो C1 C2 लिखते हैं, तो इसीलिए मैंने C1 यूज किया ताकि हम डायरेक्टली वो कंडीशन वैसे लिख सके। आप चाहो तो इसको A भी लिख सकते हो, इट डजंट मैटर। अब सेंटर है -3 क्योंकि रेडियस 3 है, तो यहां से भी 3 यहां से भी 3, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट -3 है, रेडियस 3। अब हमें पता है जो दूसरा सर्कल है उसको टच कर रहा है, उसका सेंटर है 1,3। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा, ये हमें पता है। अगर आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं भी बनानी तो भी आपको इसका C1 लिख लेना चाहिए सेंटर, वो लिखना इंपॉर्टेंट है, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है इसलिए। अब इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और यहाँ पे हमें एक और पॉइंट दिया हुआ है जहाँ पे टच कर रहा है एक्सटर्नली, वो अल्फा कॉमा बीटा। तो अल्फा कॉमा बीटा अगर एक्सटर्नल टच करता है तो कंडीशन क्या लगाते हैं कि ये जो लाइन है सेंटर को ज्वाइन करने वाली ये इस पॉइंट से पास करेगी, और ये जो पॉइंट है इस पे हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ता है कि ये जो पॉइंट है रेडियस के रेशो में C1 C2 को डिवाइड करता है। तो दो ही कंडीशन होती है एक्सटर्नल टचिंग की, दो ही थॉट प्रोसेस है, एक तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इक्वल टू रेडियस का सम, अगर रेडियस निकालनी तब ये काम आता है, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे वो टच कर रहा है तब काम आता है, तो सेक्शन फॉर्मूला भी लगाना पड़ता है। इसके अलावा और कोई कंडीशन होती नहीं। तो अब हम एक एक करके कंडीशन लगा लेते हैं। तो पहले तो R2 निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें अगर सेक्शन फॉर्मूला में निकालना है तो R1 R2 दोनों पता होना चाहिए, तभी तो R1 रेशो R2 में डिवाइड करेंगे। तो C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 की कंडीशन लगाते हैं। C1 C2 हो गया इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस, तो निकालेंगे अंडर रूट में 1 + 3 का स्क्वायर, फिर 3 + 3 का स्क्वायर, ऐसे ही आएगा। R1 प्लस R2 हो गया, एक का रेडियस 3 है, एक का R2 है, तो ये आएगा अंडर रूट में, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो अंडर रूट 52, जिसको 2√13 भी आप लिख सकते हो। 52 में से 4 अगर हटा देंगे तो 13 बचेगा, 4 का रूट 2 होता है, तो R2 आ जाएगा 2√13 - 3, ये आ गया हमारा R2। अब हम कंडीशन लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला में, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे R1 R2 के रेशियो में ये इसको डिवाइड करता है। तो रेशियो में हम कैसे लिखते हैं, 1 × R1 3 -3 × R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये लिखेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला से एक्स कोऑर्डिनेट अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे R1 हमारा 3 है, तो 3 × 1। R2 की वैल्यू देखिए, अभी मैं ये वैल्यू पुट नहीं कर रहा, तो ये कैलकुलेशन का तरीका भी देख रहे हैं, क्यों अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं भी सिर्फ R2 ही लिख रहा हूँ, बारी बारी इतनी बड़ी वैल्यू नहीं लिखेंगे, एग्जाम में कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, तो इसको मैं R2 ही लिख रहा हूँ अभी। तो 3 × 1 -3 × R2 अपॉन में आएगा R1 प्लस R2, तो R1 3 है, R2 हमारा R2 ही लिख दिया क्योंकि इसी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू हम अभी नहीं लिखें। फिर उसके बाद में हम बीटा लिख लेते हैं वाई कोऑर्डिनेट के लिए, तो आएगा 3 × 3 9, फिर -3 × R2 अपॉन 3 + R2। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो हम अल्फा बीटा दोनों कैलकुलेट करें, अल्फा बीटा कैलकुलेट करने के लिए तो आपको R2 पुट करना पड़ेगा दोनों इक्वेशंस में, लेकिन क्वेश्चन में देखिए अल्फा और बीटा नहीं पूछा उसने जो पूछा है वो कैलकुलेट करिए, फिर वैल्यू पुट करिए R2 की, उससे कैलकुलेशन हमेशा ईजी होती है। इसलिए कभी भी क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली नहीं पूछा है और कैलकुलेशन ज्यादा आ रही है तो उसको एक्सप्लिसिटली कैलकुलेट मत करिए। एक्सप्लिसिटली का मतलब क्या कि हमें क्वेश्चन में अल्फा अलग से नहीं पूछा है, बीटा अलग से नहीं पूछा है, हमें तो अल्फा माइनस बीटा पूछा है या उसका स्क्वायर पूछा है, तो जो पूछा है वो यही कैलकुलेट करो, अल्फा बीटा अलग अलग कैलकुलेट मत करो अगर कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है तो। ये चीज हमेशा एग्जाम में थॉट प्रोसेस रहना चाहिए, इससे कैलकुलेशन हमेशा आसान होती है। अब इसके बाद में इनका सेपरेट डिफरेंस लेना तो डिफरेंस ले सकते हैं। डिफरेंस डायरेक्ट क्यों लूंगा, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर का पार्ट सेम है, तो सिर्फ न्यूमरेटर को ही सब्ट्रैक्ट करना है। न्यूमरेटर का डिफरेंस कितना है 6, और हमें स्क्वायर ही करना है यहाँ पे, तो ये आएगा 6 अपॉन 3 + R2। अब मैं R2 की वैल्यू पुट करूंगा, इजी हो जाएगा, और R2 भी नहीं 3 + R2, ये देखिए 3 ऐड हो जाएगा, 3 + R2 ही आ रहा है, ये अंडर रूट 52 आ रहा है, मैं अंडर रूट 52 ही पुट करता हूँ। आप 2√13 भी पुट कर सकते हैं, मैं अंडर रूट 52 क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि इवेंचुअली मुझे स्क्वायर ही करना है, क्योंकि यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर ही बोला है। तो 6 का स्क्वायर 36, अंडर रूट 52 का स्क्वायर 52 हो जाएगा।
अब हमें इसको कैंसिल करना है क्योंकि हमें जीसीडी मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो जितना मैक्सिमम कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दीजिए। 4 से कैंसिल होगा 9 जा 36, 4 13 52। अब इनका देखिए एचसीएफ या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, तो ये हमारा m है, ये हमारा n है, और क्वेश्चन में m प्लस n निकालना है, तो m प्लस n कितना हो जाएगा 9 प्लस 13, जो आ जाएगा आंसर 22, जो मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 से।